हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक ऑन फोमा एजुकेशनल हब। जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने बाइसिंग स्टार्ट किया था कि एक जो भी ट्रांजिस्टर या एम्पलीफायर होता है उसमें वायर बैटरी किस वे में कनेक्ट करते हैं, उसको हम लोग एक जो अलग अलग तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब अलग अलग मेथड्स हो सकते हैं जिसको हम लोग बाइसिंग बोलते हैं, बाइसीकरण। और हमने एक मेथड पढ़ लिया था जिसको हम लोग फिक्स्ड बाइस या नियत बाइसीकरण कहते थे, तो वो हमने कर लिया था कंप्लीट। अब हम लोग एक दूसरा मेथड पढ़ेंगे, दूसरा जो सेल्फ या एमीटर फीडबैक बाइसिंग है जिसको बोलते हैं स्वाभिनति या उत्सर्जक पुनर्निवेशी बाइसीकरण, इसके बारे में बात करेंगे। तो सेकंड जो अपना बाइसीकरण है वो कौन सा है, इसको बोलते हैं सेल्फ और एमीटर फीडबैक बाइसिंग। ठीक है, इसको बोलते हैं स्वाभिनति या उत्सर्जक पुनर्निवेशी बाइसीकरण। ठीक है, ये बोलते हैं इसको। अब देखो इसमें क्या है, वही है, इसमें कुछ सर्किट थोड़े अलग टाइप से बनेगा। तो पहले मैं सर्किट बना देता हूं, फिर इसके बारे में लिखेंगे। तो मैं सर्किट को देख देख के लिखूंगा, तो हम लोग सर्किट को देख कर लिखते हैं तो अपने को थ्योरी याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो वो अपने लिए ईजी रहता है। तो सर्किट हमेशा ध्यान में रखा करो। तो इसका जो सर्किट है वो कुछ इस तरीके से होता है। पहली बात तो एमीटर फीडबैक बोल रहे हैं इसको, है ना। और हम लोग क्या कर रहे हैं, एम्पलीफायर के लिए बना रहे हैं, तो हम लोग एक ट्रांजिस्टर की बात करते हैं। और यहाँ पे हम लोग कौन सा ट्रांजिस्टर वर्क करते हैं, कॉमन एमीटर जो उभयनिष्ठ उत्सर्जक अभिविन्यास वाला है वो काम में लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग उभयनिष्ठ उत्सर्जक वाला जो पैटर्न है वो बना देते हैं, उभयनिष्ठ उत्सर्जक का। ये बेस है, ये एमीटर है, ये कलेक्टर है, ऐसा है। ये मैं इस तरफ ये NPN ले लेता हूँ, NPN। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें देखो कैसे कनेक्ट करते हैं, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना। उभयनिष्ठ उत्सर्जक का पैटर्न ऐसा होता है कि एक रेसिस्टेंस तो हम लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है, एक रेसिस्टेंस यहाँ पे लगेगा। एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा नीचे ले आता हूँ, ऊपर जगह नहीं बची अपने पास। ओह, ये भी आ गया क्या मेरे साथ, इसको तो बेचारे को इधर ही रहने दो। हाँ जी, देखो ये है ऊपर बैटरी कनेक्ट, ये तो एक रेसिस्टेंस तो ये कनेक्ट करा दिया, इसको तो RL कहते हैं, लोड रेसिस्टेंस। एक रेसिस्टेंस यहाँ पे कनेक्ट करा दिया, एक रेसिस्टेंस हम लोग यहाँ पे लगाएंगे जो अब तक नहीं लगा रहे थे हम लोग। एक रेसिस्टेंस यहाँ पे लगाया था, लगाएंगे, और एक रेसिस्टेंस लगाएंगे यहाँ पे, इस तरीके से। 4 रेसिस्टेंस हो गए। तो इस बार 4 रेसिस्टेंस लगाएंगे। पिछली बार कौन सा था, एक तो ये भी नहीं था, एक ये भी नहीं था, केवल ये 2 रेसिस्टेंस थे, है ना। तो इस बार 2 रेसिस्टेंस और लगा दिए। इनको बोल रहा हूँ, जैसे इसको तो बोल दिया मैंने R1, इसको बोल रहा हूँ मैं R2। ये E पर कनेक्टेड है तो इसको RE लिखते हैं। ये यहां से ग्राउंडेड कर दो। और ऊपर जो है, ऊपर बैटरी को कौन सा, बैटरी प्लस VCC। पहले वाले में भी फिक्स्ड बाइस में, नियत बाइसीकरण में भी प्लस VCC किया था। इस बार और पहले वाले में क्या चेंज हुआ है, एक तो ये रेसिस्टेंस और एक ये रेसिस्टेंस, ये 2 चीजें लगा दी हमने। पिछली बार ये वायर ही नहीं था। आगे इसमें क्या होता है, एक रेसिस्टेंस ये होता है और एक रेसिस्टेंस ये, सॉरी कैपेसिटर, 2 संधारित्र इस तरीके से जुड़े हुए होते हैं। और मैंने बताया था कि ये 2 संधारित्र क्यों लगाते हैं, कैपेसिटर क्यों लगाते हैं, क्योंकि हम लोग जब एम्पलीफायर बनाते हैं तो एक से ज़्यादा हम लोग ट्रांजिस्टर लगाते हैं कि एक ट्रांजिस्टर लगा दिया, उसके आगे एक दूसरा ट्रांजिस्टर और लगेगा, तो इसका इफेक्ट आगे वाले ट्रांजिस्टर में नहीं जाए, इसका DC का इफेक्ट आगे नहीं जाए, तो DC को कैपेसिटर रोक लेता है। इसलिए इसको रोकने के लिए ये लगाते हैं। इनको कपलिंग कैपेसिटर बोलते हैं, CC, युग्मित संधारित्र, मतलब एक से दूसरे को जोड़ने वाला, युग्म बनाने वाला, कपल बनाने वाला, कपलिंग कैपेसिटर। दिस इज कपलिंग कैपेसिटर, CC। ठीक है ना, ये आ गया। ये सारी चीजें हैं, चमका। तो अब इसके अंदर क्या लिखेंगे,
इसको बोलते हैं स्वाभिनति सेल्फ और एमिटर उत्सर्जक पुनर्निवेशी। उत्सर्जक पुनर्निवेशी का क्या मतलब है? ये उत्सर्जक पुनर्निवेशी, ये जो वर्ड है ना एमिटर फीडबैक, एमिटर पर हमने एक रेसिस्टेंस लगाया, देखो इस बार एमिटर वाले पोर्शन पे एक रेसिस्टेंस लगाया, हम लोग इससे भी कंट्रोल कर सकते हैं। मैंने बताया था आपको कि जितने ज़्यादा हमारे पास में रेसिस्टेंस अलग अलग जगह पर कनेक्ट कर रखे होते हैं, उनकी वैल्यू चेंज करके मैं उनको कंट्रोल करके आउटपुट को कंट्रोल कर सकता हूँ, है ना। तो इस RE से अब मैं आउटपुट को कंट्रोल कर सकता हूँ, मतलब इससे कंट्रोल आ गया, इसलिए इसको उत्सर्जक फीडबैक, उत्सर्जक पुनर्निवेशी एमिटर फीडबैक इसलिए भी बोला जाता है क्योंकि ये एमिटर से भी कंट्रोल किया जा सकता है। क्लियर? चलो इसके बारे में कुछ लिखते हैं। एक तरफ तो ये डायग्राम हो जाएगा, पहले कुछ लिख लो आप इसके बारे में। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसमें 4 तो रेसिस्टेंस लगाते हैं, R1, R2, RL और RE, और इस रेसिस्टेंस की हेल्प से भी हम लोग इसको कंट्रोल करते हैं, तो इसलिए उसको उत्सर्जक पुनर्निवेशी भी बोला जाता है। ये बातें होगी। फिर इसका मैथमेटिकल एनालिसिस करेंगे जो हम लोग पहले भी किए थे, जो लास्ट के लिए। तो लिखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि हमारे को सर्किट पता हो। अगर सर्किट नहीं आता, भले कितनी थ्योरी लिख दो, फिर कोई मतलब ही नहीं है इस चीज़ को करने का। आप इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हो तो इलेक्ट्रॉनिक्स विदाउट सर्किट इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई मीनिंग नहीं है, वो मीनिंगलेस बात है, ठीक है ना। तो लिखो इसके अंदर स्वाभिनति या उत्सर्जक पुनर्निवेशी बाइसीकरण के लिए, स्वाभिनति या उत्सर्जक पुनर्निवेशी बाइसीकरण के लिए, स्वाभिनति या उत्सर्जक पुनर्निवेशी बाइसीकरण के लिए, बाइसीकरण के लिए, बाइसीकरण के लिए ट्रांजिस्टर के उभयनिष्ठ उत्सर्जक अभिविन्यास में, ट्रांजिस्टर के उभयनिष्ठ उत्सर्जक अभिविन्यास में, ट्रांजिस्टर के उभयनिष्ठ उत्सर्जक अभिविन्यास में 4 प्रतिरोध लगाए जाते हैं, 4 प्रतिरोध लगाए जाते हैं, 4 प्रतिरोध लगाए जाते हैं। ये क्रमशः R1, R2, ये क्रमशः R1, R2, RL तथा RE होता है, RL तथा RE होता है, RL तथा RE होता है, ठीक है। आगे लिखो RE प्रतिरोध, RE प्रतिरोध, RE प्रतिरोध उत्सर्जक, RE प्रतिरोध उत्सर्जक टर्मिनल पर लगाकर, RE प्रतिरोध उत्सर्जक टर्मिनल पर लगाकर निर्गम संकेत को नियंत्रित किया जा सकता है, निर्गम संकेत को या निर्गत संकेत को नियंत्रित किया जा सकता है, निर्गत संकेत को नियंत्रित किया जा सकता है, निर्गत संकेत को नियंत्रित किया जा सकता है। इसलिए इसे उत्सर्जक पुनर्निवेशी बाइसीकरण भी कहते हैं, इसलिए इसे उत्सर्जक पुनर्निवेशी बाइसीकरण कहते हैं, इसलिए इसे उत्सर्जक पुनर्निवेशी बाइसीकरण कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में लिख लो, डायग्राम बना लो जिसने नहीं बनाया साइड में, इंग्लिश में लिखो। इन सेल्फ और एमीटर फीडबैक बाइसिंग, इन सेल्फ और एमीटर फीडबैक बाइसिंग सर्किट, बाइसिंग सर्किट, 4 resistances are applied, 4 resistances are applied in the common emitter configuration transistor, in common emitter configuration, ऐसे लिख लो, in common
एमीटर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। these resistances are R1, R2, RL के ब्रैकेट में लिख लेना लोड रेसिस्टेंस एंड RE resistance RE is applied at ammeter terminal या on the ammeter terminal with the help of RE we can control the signal at the output terminal. We can control the signal at the output terminal. That's why it is also known as ammeter feedback biasing. ये हो गया। चलो ये सर्किट मिल गया। अब इस सर्किट की हेल्प से हम लोगों को क्या करना है, इसको सोल्व करना है, एनालिसिस करना है। तो आ जाओ भैया, इक्विवेलेंट सर्किट बनाऊं क्या सबसे पहले? इसका देख लो, इसका इक्विवेलेंट सर्किट देख लेना। मैंने इक्विवेलेंट सर्किट बनाना लास्ट सर्किट में भी सिखाया था, फिर से मैं बता रहा हूँ। क्या करना है, ये कैपेसिटर का तो यहाँ पे कोई काम है नहीं, कैपेसिटर को हटाओ क्योंकि ये डीसी को अलाउ करेगा नहीं, और एसी सिग्नल की भी हम बात कर नहीं रहे, दैट इज नॉट इन योर सिलेबस। तो हम लोग इस कैपेसिटर को हटा देते हैं। कैपेसिटर को हटाए तो देखो क्या हुआ, कैपेसिटर को हटाया तो एक तो है आरएल इधर से। मैं स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा हूं कि ये कैसे बनता है, आपकी बुक में नहीं है ये, तो सीख लो इसको। RE, इसका तो क्वेश्चंस नहीं, इसको हटाओ। ये ऐसा है ना, ये कैपेसिटर इधर से भी रिमूव कर दिया, इधर से भी रिमूव कर दिया, ये इक्विवेलेंट सर्किट बन गया। अब क्या करें, अब इसका भी इक्विवेलेंट इसको सोल्व करना है ना, तो इसको सोल्व करने का मैंने तरीका बताया था। देखो ये इसका इक्विवेलेंट हो गया, अब इसका भी इक्विवेलेंट बना सकता हूं। आपके पेज में इतनी जगह नहीं होती कि आप साथ में बना सको। आप क्या करोगे, नीचे बना लेना उसके बाद में। तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनाओगे, इसका इक्विवेलेंट सर्किट देखो, मैंने आपको एक चीज बताई थी। देखो पहले मैं ये नीचे वाला बना लेता हूं, ये इतना बना देता हूं। अब मैंने आपको यहां पे बताया था कि अगर दोनों रेसिस्टेंस एक ही बैटरी से जुड़े हुए तो आप एक काम करो, इस बैटरी को दोनों के साथ में लेके हटा लो, है ना, ऐसे बताया था। तो इधर भी ये बैटरी और ये रेसिस्टेंस आ जाएगा, तो ये रेसिस्टेंस मान लो ये ऐसे आ गया RL, और ये बैटरी भी इसके साथ में आ गया, प्लस के साथ में जोड़ा हुआ ना, ये प्लस के साथ में, तो इसको प्लस के साथ में जोड़ दिया, ये प्लस हो गया, बाकी दूसरा वाला माइनस हो गया। ये लो ऐसे कनेक्ट हो गया, ये VCC है, इधर से करंट जाएगा, ये IC करंट है इसके अंदर, है ना, क्योंकि C पे है ना, ये IC करंट आ जाएगा इधर। इधर करंट कौन सा आएगा, E पे है, तो इधर कौन सा करंट आ रहा, E करंट आ रहा है इसमें, ठीक है। दूसरी चीज, ये वाला पॉइंट देखो, ये वाला इधर रेसिस्टेंस लेके ये भी बैटरी से जुड़ा हुआ, तो इसको भी इस रेसिस्टेंस के साथ में इसको भी हटा के इधर ले आओ। तो इसको इधर लेके आएंगे तो ये तो R1, यहाँ से R1 जुड़ा हुआ है, यहाँ से R1 कनेक्टेड है, और फिर ये आगे जाके बैटरी से, तो बैटरी का प्लस साइन, प्लस से कनेक्टेड है, तो ये बैटरी प्लस से कनेक्टेड हो गई। तो ये VCC, ये लो भैया जो भी है ये मिल गया आपका,
ये बी पॉइंट है, ये मैं इसको ऐसे बोल लूँ, ये आपका बी पॉइंट है। ये इक्विवेलेंट सर्किट बन गया। चमका क्या, कौन सा सर्किट बना, ये इक्विवेलेंट सर्किट बन गया। लेकिन अब इस इक्विवेलेंट सर्किट को मुझे सोल्व करना है। इस इक्विवेलेंट सर्किट को मैं सोल्व कैसे करूं? देखो इधर तो एक ही लूप है, तो इधर तो मैं एक इक्वेशन निकाल सकता हूं। हमारे को दोनों तरफ एक लूप इधर बनाना होता है, एक लूप इधर बनाना होता है, और दोनों की हेल्प से दो इक्वेशन कैलकुलेट करनी होती थी। उनसे हम लोग दो वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, आई बी, आई सी या वी सी। ठीक है, इधर तो सिंपल सा है, इधर तो कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन इस वाले इधर वाले पार्ट को, इस पार्ट को हम लोग कैसे सोल्व करें? तो इधर देखो दो लूप बन गए, एक तो ये लूप बन गया, एक ये लूप बन गया। तो हम क्या करते हैं, दो लूप को एक लूप में कन्वर्ट कर देते हैं। तो दो लूप को एक लूप में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग थेवेनिन थ्योरम अप्लाई करते हैं। क्योंकि थेवेनिन थ्योरम में क्या होता है, देखो थोड़ा सा हल्का सा मैं आइडिया बता देता हूँ, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था हमने। थेवेनिन थ्योरम में क्या होता है, कोई भी सर्किट होता है ना, कितना भी बड़ा कॉम्प्लेक्स सर्किट हो, जैसे अगर ये ऐसा कोई सर्किट है, कुछ भी, जैसे ये सर्किट है, ये इतना बड़ा सर्किट है, इस सर्किट को भी मैं एक लूप में कन्वर्ट कर सकता हूं। उसके लिए क्या करना है, जैसे मैं इस पॉइंट को ए ले लूं, इस पॉइंट को बी ले लूं, तो मैं इससे पहले वाले सर्किट को पूरा हटा के इस सर्किट को किसी और इक्विवेलेंट सर्किट से रिप्लेस कर सकता हूं, और वो ऐसे बनता है। इसमें एक तो बैटरी लगा देते हैं जिसको VTH बोलते हैं, और एक RTH रेसिस्टेंस लगा देते हैं, और ये A और ये B। तो A और B के पीछे का जो ये है ना, इसको सबको हटा के इससे रिप्लेस कर सकते हैं। फिर ये आगे का जो बचा, ये एक रेसिस्टेंस हो गया, तो ये एक लूप में कन्वर्ट हो गया। मतलब मल्टीपल लूप होते हैं ना, मोर देन अगर वन लूप है, एक से ज्यादा लूप होते हैं अगर सर्किट में, तो हम लोग उसको एक से ज्यादा लूप को एक लूप में कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ थेवेनिन थ्योरम। ये थेवेनिन से ऐसे हो जाता है। तो यहां पे भी देखो दो लूप है, एक ये एक है, तो इसको मैं एक लूप में कन्वर्ट कैसे करूं? एक तो इस पॉइंट को मैं ए पॉइंट कंसीडर कर लेता हूं, और इस पॉइंट को बी ले लेता हूं। तो इससे ए और बी से पहले वाला सर्किट है ना, इसको उठा के हम लोग थेवेनिन से रिप्लेस कर रहे हैं। देखो इसका ये लास्ट, देखो तीन सर्किट तो बना दिए मैंने, ये सर्किट 1, दिस इज सर्किट 2, ये सर्किट 3, और अब लास्ट सर्किट और बनेगा। लास्ट सर्किट, एक बार मैं टाइम देख लूँ, टाइम कितना है। टाइम है अपने पास। देखो लास्ट सर्किट, इसका लास्ट सर्किट ऐसा बनेगा, ये ए पॉइंट है ना, यहां पे RE, इधर RL, इधर का तो वैसा का वैसा ही है, ये VCC, इधर से करंट आ रहा IC, इधर कोई चेंज नहीं करना। चेंज कहां पे होगा, यहां पे A और B पॉइंट पे चेंज होगा। तो A और B पॉइंट पे चेंज होने के लिए मैंने बोला कि इसको उठा के हम लोग क्या करेंगे, इधर वाला जो सर्किट है ये वाला, ये इतने पार्ट को मैं रिप्लेस कर दूंगा थेवेनिन से। तो थेवेनिन से A और B से पहले क्या बनेगा, थेवेनिन से ऐसे होता है कि एक तो बैटरी लगा दो जिसको VTH बोलेंगे, और इसके सीरीज में एक रेसिस्टेंस लगा दो जिसको RTH बोल देंगे। थेवेनिन रेसिस्टेंस, थेवेनिन वोल्टेज, ये ऐसा बन गया। तो पहले दो लूप थे, दो लूप एक लूप में कन्वर्ट हो गया। अब मुझे ये इक्विवेलेंट सर्किट बन गया, ये फाइनल सर्किट हो गया, सर्किट नंबर 4। अब मुझे ये देखो, ये कौन सा, ये बेस होता है ना, इधर ये बेस होता है, ये कलेक्टर होता है, ये एमीटर होता है। तो इधर कौन सा करंट आ रहा, IB करंट आएगा बेस में, इधर कौन सा करंट IE, और इधर कौन सा IC। अब इसके अंदर एक लूप मिल गया, एक लूप में इसमें किरचॉफ लॉ लगा सकता हूँ, इसमें किरचॉफ लॉ KVL लगा सकता हूँ। तो एक तो लूप ये हो गया, एक लूप ये हो गया। तो सर्किट 4 में मैं KVL लगा सकता हूँ। जिसने ये डायग्राम, ये सर्किट नहीं बनाए थे, देखो सर्किट में एक बार दोबारा ओपन कर देता हूँ, तो आप इसको बना सकते हो, सबको पॉज करके यहाँ पे बना लेना, और फिर ये बना लेना, ठीक है। ये सर्किट हो गया। अब सर्किट नंबर 4 में मैं क्या कर रहा हूँ, KVL अप्लाई कर रहा हूँ, किरचॉफ का लॉ अप्लाई कर रहा हूँ। तो ध्यान से देख लेना, पहले लूप 1 में अप्लाई करेंगे, फिर लूप 2 में अप्लाई करेंगे, ठीक है। हाँ जी, अब ये RTH और VTH कैसे कैलकुलेट करेंगे ये भी मैं अभी बता दूंगा, लेकिन पहले मैं इसमें KVL और इसमें KVL लगा लेता हूँ, है ना। तो देखो
सर्किट 4 में KVL, अप्लाइंग KVL ये सर्किट नंबर 4, ये हो गया होगा। मैं इस सर्किट 4 को एक बार उठा के आगे ले लेता हूँ ताकि यहाँ पे जगह कम है। ठीक, ये बना लिया होगा आपने। देखो लूप 1 में KVL अप्लाई करें, KVL इन लूप 1, KVL इन लूप 1। लूप 1 में KVL, इसमें देखो KVL कैसे लगेगा, यहां से स्टार्ट कर लो आप, यहां से चला, इधर से करंट एंटर किया तो प्लस, इधर माइनस, ये B पॉइंट है, ये E पॉइंट है, तो यहां पर वोल्टेज ड्रॉप होगा जिसको बोलते हैं हम लोग VBE। तो इधर से एंटर करेगा करंट, इधर प्लस आ जाएगा, इधर से बाहर आएगा तो इधर माइनस हो जाएगा। इधर भी करंट जाएगा इस रेसिस्टेंस में, तो इधर प्लस इधर माइनस, ये हो गया इतना। इस बैटरी पे इधर प्लस है इधर माइनस है। तो लूप 1 में KVL अप्लाई करो। इसमें देखो यहां से मैं स्टार्ट हूं, यहां पे कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, रेसिस्टेंस RTH, करंट IB, तो यहां होगा IB इंटू RTH। फिर आगे गया, यहां पे इस जंक्शन पे कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, VBE, और प्लस से एंटर कर रहा हूं तो प्लस VBE, प्लस VBE। फिर यहां पे आया, यहां पे कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, प्लस से एंटर कर रहा हूं, प्लस तो आएगा, ये बात तो समझ में है। कितना होगा, IE करंट है, रेसिस्टेंस RE, तो प्लस IE इंटू RE। फिर इधर से आया, इधर से आया, माइनस, माइनस VTH, माइनस VTH इज इक्वल टू 0। अब देखो इसको मैं सोल्व कर रहा हूं, IB RTH प्लस IE RE, VTH को उधर ट्रांसफर कर दिया, VBE को भी उधर ट्रांसफर कर दिया, ये हुआ। ठीक है, क्लियर। आगे की कुछ बातें और बताता हूं। मैं चाहता हूं मैं इस इक्वेशन से IB का वैल्यू कैलकुलेट करूं, तो IB का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मैं IE को रिमूव कर देता हूं। और IE को कैसे, देखो, सिंस वी नो दैट IE जो होता है वो IB प्लस IC के इक्वल होता है, ये होता है। IE जो होता है वो IB और IC के इक्वल होता है, बट IB का वैल्यू IC के कंपैरिजन में काफी कम होता है। तो यहाँ पे एक अप्रोक्सीमेशन इस तरीके से लेते हैं कि IB काफी कम होता है, तो हम लोग इसको IB को ऑलमोस्ट IC के इक्वल कर दूंगा। ठीक है, IB को IC के इक्वल कर दिया। ठीक है, तो देखो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 पुट कर रहा हूँ, इसको 2 पुट कर दिया। देखो इसको 2 ले लिया, अब ये आगे चलना। एक और चीज होती है हमारे पास, जो बीटा होता है, सिंस बीटा इज इक्वल्स टू IC अपॉन IB, ये होता है आउटपुट करंट अपॉन इनपुट। यहाँ पे आउटपुट करंट IC होता है, इनपुट करंट IB होता है, तो इन दोनों का अनुपात बीटा होता है। इसको धारा लब्धि या करंट गेन बोलते हैं, हमने पहले पढ़ रखा है ये। तो ये होता है, तो IC का वैल्यू देखो क्या आ सकता है, यहाँ से IC का वैल्यू आ सकता है बीटा इंटू IB, बीटा इंटू IB। इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल रहा हूँ। देखो इक्वेशन नंबर 2 और 3 से, फ्रॉम 2 एंड 3 से IE का जो वैल्यू है वो ऑलमोस्ट IC के बराबर, और IC का वैल्यू बीटा IB के बराबर हो गया। इसको इक्वेशन नंबर 4 कर रहा हूँ। ये IE का वैल्यू उठा के मैं IB के टर्म्स में यहाँ पे रखूंगा, क्योंकि मुझे इसमें एक ही वेरिएबल रखना था। मैं चाहता था IB का वैल्यू कैलकुलेट करूं इस इक्वेशन से, लेकिन बीच में कौन आ रहा था, IE आ रहा था। IE को पहले तो यहां से IC के में रिप्लेस किया, फिर IC को यहां से रिप्लेस कर दिया। तो इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 2 से बाई 1 एंड 4 देखो भी, IB RTH प्लस IE का वैल्यू बीटा IB, और ये आया RE इज इक्वल टू VTH माइनस VBE, करेक्ट। यहां पे देखो इन दोनों में IB कॉमन आ गया, RTH प्लस बीटा RE इज इक्वल्स टू VTH माइनस VBE। तो IB का जो वैल्यू है वो आ गया VTH माइनस VBE, और ये आ गया RTH प्लस बीटा RE। ये मिला मुझे, ये IB का वैल्यू मिला, एक तो मिल गया मुझे, IB का वैल्यू तो मिल गया। दूसरा,
लूप टू में मैं क्या कर सकता हूँ, लूप टू से मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से आईसी भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो देखो लूप टू में केवीएल, इक्वेशन नंबर 4 तक हो गया था, इसको इक्वेशन नंबर 5 कर देता हूँ मैं। जिसने नहीं छापा है मैं यहाँ पे पॉज कर देता हूँ, यहाँ से छाप सकते हैं, ठीक है। इक्वेशन नंबर 5 हो गया, लूप टू में केवीएल इन लूप टू। अब देखो लूप टू में तो इजी है, यहां से इधर से करंट आया, इधर से एंटर करेगा प्लस, इधर से बाहर आएगा माइनस, फिर इधर सी है इधर ई है, तो इन दोनों के बीच में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसको बोलते हैं VCE। इधर से करंट एंटर कर रहा है, यहाँ पे प्लस आएगा और यहाँ पे माइनस, ठीक है। तो यहाँ से ऐड करना स्टार्ट करो, ये प्लस यहाँ पे बैटरी पे, ये माइनस, यहाँ से काउंट करना चालू करता हूँ। तो यहाँ पे टोटल, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप IC इंटू RL, वोल्टेज ड्रॉप IC इंटू RL, फिर IC इंटू RL तो गया, फिर आगे गया तो प्लस से एंटर कर रहा हूँ VCE, इस जंक्शन पे कितना हुआ VCE प्लस VCE, आगे यहाँ आ गया, यहाँ पर इस रेसिस्टेंस के ऊपर देखो, इस रेसिस्टेंस के ऊपर प्लस माइनस कितना, रेसिस्टेंस में तो करंट नीचे जा रहा है ना, तो रेसिस्टेंस में प्लस माइनस, कहीं ये माइनस मत समझ लेना, ये माइनस तो इसका है, जंक्शन का है ये माइनस तो है ना, यहाँ पे इस पे प्लस माइनस, तो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप क्या, IE इंटू RE, तो प्लस IE इंटू RE, ये आ गया। फिर इधर से इधर गया माइनस VCC, माइनस से एंटर कर रहा हूँ तो माइनस आ जाएगा, माइनस VCC इक्वल टू 0, ये आया। अब देखो एक और चीज़ हमारे को पता है, ये एक सेकेंड, IC RL प्लस IE RE, इन दोनों को उधर भेज दूँ तो VCC माइनस VCE, ये मिला, ठीक है। एक और चीज़ हमारे को मालूम है कि IE को अभी पहले थोड़ी देर पहले रखा था, क्योंकि IE जो होता है वो IE जो होता है वो IB प्लस IC के इक्वल होता है, लेकिन मुझे यहाँ से IC कैलकुलेट करना है, तो IB को मैं जस्ट थोड़ा सा नेग्लिजिबल मान लूँ, मतलब इसके कंपैरिजन में काफ़ी कम होता है, तो IE को ऑलमोस्ट IC मान लेता हूँ। ये क्यों मान रहे हैं, क्योंकि जो IB का वैल्यू होता है वो बहुत कम होता है IC की तुलना में, ये तो माइक्रो में होता है, ये मिली एम्पेयर में होता है, तो ये काफ़ी कम होता है, करीब करीब 1000 गुना कम होता है, तो इसलिए इसको हटा दिया। हर जगह पे अप्रोक्सीमेशन नहीं लेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए ले लिया। एक जगह अभी थोड़ी देर बाद में पढ़ेंगे, वहाँ पे बिना इसके भी करेंगे, जो वैल्यू है एग्जैक्ट वही यूज में लेंगे। तो यहाँ पे देखो IC RL प्लस IE का वैल्यू यहाँ पे पुट करो, IC RE इक्वल टू VCC माइनस VCE, और IC जो आएगा RL प्लस ये आ गया VCC माइनस VCE, तो IC इक्वल्स टू VCC माइनस VCE अपॉन RL प्लस RE। ये मिल गया आपको, IC मिल गया, यहाँ से IC मिल गया, यहाँ से IB मिल गया। एक और दूसरी बात, इक्वेशन नंबर 6 आ गया है। अभी तक हमने इसमें देखो RTH और VTH की वैल्यू पुट नहीं किया ना, RTH और VTH की वैल्यू पुट कर सकता हूँ मैं, यहाँ से RTH और VTH कैलकुलेट कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे थेवेनिन से RTH और VTH कैलकुलेट करना आता है। यहाँ से मैं RTH और VTH कैलकुलेट कर सकता हूँ। अभी मैं करके दिखाता हूँ, एक बार मैं टाइम देख लूँ कितना है। बहुत कम टाइम है, 1 मिनट बचा अपने पास। तो ये VTH और RTH हम लोग नेक्स्ट में बात कर लेंगे, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ही। बाकी ये यहाँ तक जो हुआ, हमने सबसे पहले तो क्या किया, मैं थोड़ा सा रिकेप कर देता हूँ। हमने क्या किया, हमारे को ये पढ़ना था सेल्फ और एमीटर फीडबैक बाइसिंग था, स्वाभिनतीय उत्सर्जक पुनर्निवेश बाइसीकरण। तो इसमें क्या होता है, इसमें पहले सबसे पहले तो हमने सर्किट के बारे में बात की कि इसमें 4 रेसिस्टेंस अप्लाई करते हैं, और 4 रेसिस्टेंस में यहाँ पर इस बार क्या किया, RE अप्लाई करते हैं, यहाँ पर भी एक रेसिस्टेंस अप्लाई करते हैं एमीटर पे, इससे भी कंट्रोल कर सकते हैं। फिर इसको आगे स्टडी करने के लिए हमने बोला कि ये देखो इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाया, इसका इक्विवेलेंट सर्किट ये बनाया, इसमें लेफ्ट साइड में यहाँ पे इनपुट पे 2 पार्ट होते हैं, 2 लूप होते हैं, तो इसको सिंगल लूप में कन्वर्ट करने के लिए हमने थेवेनिन थ्योरम यूज करके ये ले लिया। थेवेनिन थ्योरम यूज करके हमने ये बना दिया, तो 2 लूप बन गए, इन दोनों लूप के लिए 2 इक्वेशन मिले, और उनसे एक से IB कैलकुलेट कर लिया, एक से IC कैलकुलेट कर लिया। बस शर्त यह है कि हमने RTH और VTH की वैल्यू नहीं कैलकुलेट किया, वो मैं अभी नेक्स्ट में बताऊंगा। ठीक है, ये कंप्लीट हो जाएगा फिर। ओके।